नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह के आवास पर यह बैठक करीब 45 मिनट तक चली। यहां जेपी नड्डा के भी मौजूद होने की खबर है। बैठक में क्या हुआ इसके बारे में ब्यौरा नहीं मिल सका है, लेकिन चर्चा है कि कोई बड़ा कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो सकता है। इस खबर को कैप्टन से जोड़कर ही देखा जा रहा है। दरअसल कैप्टन मंगलवार को घर खाली करने दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात से इनकार किया था, फिर भी अब वो शाह से मिलने गए। चर्चा यह भी है कि अमरिंदर को बीजेपी राज्यसभा के रास्ते सरकार में भी ला सकती है। उधर पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस उलझी हुई है। ऐसे में कैप्टन की इस मुलाकात ने पंजाब में सियासी गर्माहट को और बढ़ा दिया है। कैप्टन का दिल्ली दौरा पंजाब की सियासत के मायने से काफी अहम है। पंजाब में चल रही कांग्रेस की कलह पर पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। सिद्धू विवाद को लेकर पार्टी के अंदर अब विरोध के कई सुर एक साथ सुनाई दे रहे हैं। कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और गुलाम नबी आजाद फिर से मुखर हो गए हैं। गुलाम नबी आजाद ने अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेटर लिखकर CWC की मीटिंग बुलाने की मांग रख दी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग रखी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने भी जिम्मेदारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई AG बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई और अफसर लगा कि नहीं लगा, इन सब से ऊपर उठ के जो सूबे के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, उन किसानों के बारे में जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए, और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब इन आवर पार्टी एट द मोमेंट देयर इज नो प्रेसिडेंट। चलिए, कपिल सिब्बल आत्ममंथन का सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कहां-कहां आत्ममंथन होगा, क्योंकि पंजाब ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में गर्माहट देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के 7 कांग्रेसी विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। अगले 2 दिन में 15 विधायक और दिल्ली में जुटने की भी खबर है। कहा जा रहा है कि ये विधायक कांग्रेस हाईकमान को एक पत्र सौंप सकते हैं। वैसे विधायकों ने निजी काम से दिल्ली जाने की बात कही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि कांग्रेस खुला मंच है, कोई भी कहीं जा सकता है। ये प्रजातंत्र है, कांग्रेस पार्टी एक खुला मंच है, और लीडरशिप समय समय पे परिस्थिति अनुसार सबको समय देते हैं। अगर यहाँ से कुछ लोग गए हैं और वहाँ मिलना चाह रहे हैं, उनको समय मिलेगा तो अवश्य उनकी मुलाकात होगी। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है, जहां एक बार फिर से नान घोटाले का जिन बाहर निकल आया है। इस मामले में बैकफुट पर चल रही बीजेपी ने फ्रंट फुट पर स्ट्रोक खेला।
बीजेपी ने भूपेश सरकार पर 2 अधिकारियों को बचाने का बड़ा आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने घोटाले में शामिल कुछ पुराने नाम बीजेपी को याद दिलाए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। फिर निकला नान घोटाले का जिन, चलने लगे शब्दों के बाण। कौन आरोपी, कौन है दोषी? 36,000 करोड़ का है घोटाला। छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बदली है, तब से नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान में घोटाले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मामला 2015 में सामने आया था। आरोप लगा था कि तत्कालीन सरकार ने चावल मिलों से लाखों क्विंटल घटिया चावल खरीदे। इसके लिए नेताओं और अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। इतना ही नहीं, राशन वितरण के ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी रकम का घोटाला हुआ। सरकार बदली तो जांच में तेजी लाने की बात कही गई। कई लोगों को आरोपी बनाया गया। मामला कोर्ट में है, लेकिन चर्चा एक बार फिर सियासी गलियारों में है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नान घोटाले में 2 IAS अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग उठा दी है। उनका कहना है कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ मामले को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ऊपर ये आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगाया है कि पीडीएस के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच, जो उस जांच को प्रभावित करने के लिए भूपेश बघेल एसआईटी के सदस्य और एक वरिष्ठ कानूनी अधिकारी, इन लोगों ने 2 IAS अधिकारी को बचाने के लिए केस को कमजोर करने का षड्यंत्र किया है। इधर रमन सिंह ने आरोप लगाए, उधर कांग्रेस ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब दिया। कांग्रेस ने तंज कसते हुए दावा किया है कि घोटाले में कई और नाम भी सामने आए हैं, लेकिन रमन सिंह उनके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। नान मामले का जब खुलासा हुआ था, तब सीएम मैडम और सीएम सर जैसे नाम आ रहे थे, नान की डायरी के पन्ने छुपा दिए गए, हड़बड़ी में चालान प्रस्तुत किया गया, हड़बड़ी में गवाही कराई गई। रमन सिंह जी अपनी सरकार में हुए भ्रष्टाचार, अपनी सरकार में तैयार किए गए चालान, अपनी सरकार में हुई गवाही की गड़बड़ियों का आरोप कांग्रेस सरकार पर मढ़ रहे हैं। ये झूठ बोलने की पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा निम्न स्तरीय बात और हो नहीं सकती। ये पूर्व मुख्यमंत्री के स्टेचर को शोभा नहीं देता है। नान घोटाला छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। रमन कार्यकाल में इस मामले का खुलासा हुआ था और भूपेश सरकार ने इसके लिए एसआईटी की जांच बैठाई थी। मामला फिलहाल कोर्ट में है और राजनीतिक दल सियासी जमा खर्च में लगे हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर बिलासपुर में बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बीजेपी कांग्रेस पर जनता के मुद्दों को दरकिनार करने के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भी पलटवार करने से नहीं चूक रही। देखिए बिलासपुर से यह सियासी रिपोर्ट। एक पखवाड़े से शहर में तेजी से बीजेपी की सक्रियता बढ़ी है। अलग अलग कार्यक्रम के जरिए बीजेपी सरकार की घेराबंदी में लगी है। इसमें वार्ड वार धरना आंदोलन हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन, बीजेपी एक के बाद एक लगातार कार्यक्रम आयोजित कर आक्रामक राजनीति करते हुए नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के सक्रियता के मुकाबले शहर कांग्रेस की सियासी गतिविधियां ठप दिख रही हैं। विपक्ष को जवाब देने के लिए शहर कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं दिख रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा उनकी राजनीतिक गतिविधियां ठप है। छत्तीसगढ़ में मात्र 2.5 साल में ही प्रदेश और शहर की जनता अपने को ठगा और छला हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जिन विकास की बातों को कहकर इन्होंने चुनाव पर वायदे किए थे, आज उन वायदों को पूर्ण करने में पूरी तरीके से विफल रही है। छोटे छोटे से कामों के लिए भी उसको अपने जनप्रतिनिधियों को ढूंढना पड़ता है। इधर शहर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी 15 साल तक निष्क्रिय रही, जिसके कारण जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाया है। कांग्रेस सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है।
उसी लिहाज से संगठन की गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे 5 साल चरणबद्ध तरीके से अपना सारी गतिविधियों को संचालित करती है। भारतीय जनता पार्टी को अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो उनका आंख खुल रहा है और चुनाव के समय में अपनी गतिविधियां इन लोग बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा जो उनका चरणबद्ध तरीका है, जिसमें हर महीने का प्रोग्राम आता है, उसके हिसाब से अभी काम कर रही है और जनता के बीच में हमेशा जा रही है। बहरहाल जनता भी समझ रही है कि 2 साल बाद चुनाव होना है, इसलिए पक्ष और विपक्ष जनता के हित और अहित को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सियासी जंग में मूल मुद्दे और वार्ड की समस्या पर राजनीतिक दलों का कितना फोकस है, ये कहना अभी मुश्किल है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। जब उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, तभी से कमलनाथ को लेकर सीएम शिवराज ये सवाल पूछते रहे हैं कि वो ट्विटर से जमीन पर कब आएंगे, जमीन पर कांग्रेस कब नजर आएगी। अब उपचुनावों की तारीख तय हो चुकी है और कांग्रेस पर वही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या दमोह में बीजेपी को पटखनी देने वाली पार्टी इस बार रणनीति में पीछे दिखाई दे रही है? उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार, जनता को कांग्रेस भी रही पुकार। फील्ड में अभी मुकाबला एक तरफा, बीजेपी नहीं छोड़ रही मौका। ये कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे लोगों की भर्ती कर रही जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिन पे देशद्रोह के मामले चले। शर्म आना चाहिए राहुल गांधी को और कांग्रेस को। कहां देश को ये ले जाएंगे? अब ये कांग्रेस तो अपने डूबने के रास्ता खुद तय कर रही है, हम क्या कर सकते हैं? 28 सितंबर को कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा और 29 सितंबर को मध्य प्रदेश की जनदर्शन यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर हमलावर हो गए। मैदान में कांग्रेस पर जोरदार वार किए, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस कहां है? जमीन पर तो उसके बड़े नेता अभी भी नहीं दिख रहे हैं, जबकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। सर, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां है कांग्रेस पार्टी की? ये प्रदेश कांग्रेस बताएगी। कांग्रेस पर सवाल इसलिए भी क्योंकि कुछ महीने पहले ही उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने जोशीले बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस उपचुनाव में जीत से कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ेगा। इसलिए ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए मायने रखते हैं। लेकिन आज बीजेपी पूछ रही है, कमलनाथ कहां है? कांग्रेस चुनावी जमीन पर कब दिखेगी? कांग्रेस में तो कमलनाथ जी कहाँ, यही पूछ रहे थे इस समय। ये देश में दुनिया में कहाँ, यही पता नहीं देश के लोगों को। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वही आगे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हीं का नहीं पता है। और वो कांग्रेस के कमान सौंप गए मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह को। तो सिरा जैसे ही लोग आएंगे और कौन आएगा? सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका कार्यकर्ता चार्ज हो, उसका मॉरल बूस्टअप करने के लिए नेताओं को जाना चाहिए। वरना ये होता है कि ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता काम करता है उसको रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए वो डिमोरलाइज होता है। इसलिए उसके मॉरल को बूस्टअप करने के लिए कमलनाथ जी पहले उनसे 1-to-1 करेंगे, उसके बाद यदि आम सभा लेना होगी तब आम सभा लेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस से सवाल तब तक पूछा जाएगा जब तक बड़े नेताओं के दौरे नहीं होने लगते। चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं, तो उनके ट्विटर दर्शन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे उनके प्रदेश प्रवास पर होने की खबरें हैं। जो भी हो, कांग्रेस को यहां दमोह जीत दोहराने की ओर बढ़ना चाहिए, न कि बीजेपी को खुले मैदान में छोड़ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। केंद्र सरकार ने रेलवे के 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। ये 133 किलोमीटर लंबा रूट है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीमच और रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 3 साल में रेल लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस बैठक में पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को भी मंजूरी दे दी गई। इसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाएगा। इसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च होगा। देश भर के 11,20,000 सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। साथ ही अगले 5 साल में
ECGC लिमिटेड में 4,400 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी दे दी गई है। आज रेलवे के 2 महत्वपूर्ण प्रकल्पों को अनुमोदित किया, मंजूरी दी उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने। इसमें से पहला प्रकल्प मध्य प्रदेश में है, नीमच रतलाम लाइन, जहां पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं। ये अभी भी सिंगल लाइन है। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1,096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए PM पोषण, इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा। और 5 वर्ष तक चलने वाली PM पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। सीमा विवाद को लेकर चीन का फिर से दोहरा चेहरा सामने आया है। एक तरफ तो चीन बातचीत से विवाद सुलझाने की बात करता नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ चीन के सैनिकों ने फिर LAC क्रॉस की है। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर पर पिछले महीने चीन के 100 सैनिकों के LAC क्रॉस करने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की थी और 3 घंटे वहां रहने के बाद लौट गए, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने पेट्रोलिंग भी की। हालांकि चीन ने घुसपैठ के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोड़ों पर आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर तोड़फोड़ की और लौटने से पहले एक पुल भी तोड़ दिया। आपको बता दें कि बाराहोती वही इलाका है जिसमें चीन ने 1962 की जंग से पहले भी घुसपैठ की थी। साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की 50वीं साल का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। स्वर्णिम विजय मशाल एरोड्रम रोड पर स्थित BSF कैंपस में पहुंची और वहां से ससम्मान रविंद्र नाट्य गृह में इस मशाल को लाया गया। कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले BSF जवानों, सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान किया गया। इंदौर में इस मौके पर लोगों की आंखों में गर्व के आंसू नजर आए और लगातार तालियां बजती रहीं। सांसद शंकर लालवानी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्णिम वर्ष के रूप में ये वर्ष घोषित किया है और उसके अंतर्गत स्वर्णिम मशाल जो है पूरे देश में हमारे सैनिक लेके निकले हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि यह मशाल इंदौर आ रही है और इस मशाल का हम सब स्वागत भी कर रहे हैं और उन शहीदों के चरणों में नमन भी कर रहे हैं जो इस युद्ध में शहीद हुए थे। आज उनका भी सम्मान है जो इस युद्ध में जिन्होंने लड़ाई लड़ी और हमारे इंदौर के हैं, उनका भी आज सम्मान कर रहे हैं। तो आज BSF की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं शहरवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।